मित्रों, आपका सत्यज्योति बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आपको मैंने पिछले वीडियो में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वायरस के बारे में बताया था और मेरा ये आज का टॉपिक है जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस। आप इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो वायरस है दुनिया का सबसे सूक्ष्म अकोशिकीय प्राणी है। सबसे सूक्ष्म अकोशिकी शब्द आ जाता है तो यहाँ पर एक स्पेशल ही एक सबसे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है। कारण है कोई भी प्राणी इस दुनिया में एक कोशिका से लेकर के बहुकोशिका तक हैं। जैसे कि हम अपनी बात कर लेते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं, प्लांट्स की बात कर लेते हैं, तो ये सब बहुकोशिकी हैं। ऐसे ही एक कोशिकी भी हैं। और इस सबसे डिफरेंट वायरस जो है वो है अकोशिकी, यानी इसमें कोशिका नहीं होती। आप सभी लोग जानते हैं कि एक कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गन एंड ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि प्लांट है तो सेल वाल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, क्लोरोप्लास्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। ह्यूमन है या कोई भी जीवित जंतु की सेल है, एनिमल सेल है, तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, सेल वाल नहीं होगी, बाकी सभी कोशिकांग मिलेंगे तो एक कंप्लीट सेल होती है। और लेकिन यहाँ पर हम वायरस की बात करते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी और फिर से मैं आपको बना के बता देता हूँ, जो कि और जो सभी सेल्स होती हैं यूकैरियोट्स उनमें समस्त कोशिकाएं मिलती हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल एंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि देखेंगे ये स्ट्रक्चर है, आप देखिए वायरस की, इसमें आपको डीएनए, आरएनए इस टाइप की संरचनाएं, प्रोटीन के कण है ना, ये सब जो है द्रव रूपी प्रोटीन के कण इसमें पाए जाते हैं। ये जो सब चीज़ें हैं ये वायरस की स्ट्रक्चर है। इसमें ना तो सेल वाल है, ना सेल मेम्ब्रेन है, ना कोई कोशिकांग है। तो ये कैसा है? एसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना। वैसे हालांकि ए.आई. ओपेरन एक वैज्ञानिक थे, ए.आई. ओपेरन, जिन्होंने वायरस के बारे में बताया है सर्वप्रथम, और वायरस की उत्पत्ति के बारे में, द ऑरिजिन ऑफ वायरस के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया है। वो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा। यहाँ पर हम केवल जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की आपको कैरेक्टर में एसेलुलर माइक्रो यूनिट, यानी कि ये अकोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। कौन? अकोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं वायरस। मित्रों, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो वायरस है, वायरस की सूक्ष्मतम इकाई जो है, सूक्ष्मतम इकाई है, इसको हम बोलते हैं विरियॉन। क्या बोलते हैं मित्रों? विरियॉन, ठीक है, विरियॉन बोलेंगे। अच्छा, दूसरी बात आती है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आता है शेप एंड साइज ऑफ वायरस। देखिए वायरस जो है, वायरस की मैंने अभी स्ट्रक्चर आपको बताई, ये बात है। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉलेंड रस्का ने की थी। उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसको देखा जा सकता है कि ये अति सूक्ष्म जीव है, अति सूक्ष्म जीवधारी है, ठीक है ना। इसलिए इसको साधारण या कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था एक सबसे बड़ा वायरस टीएमबी वायरस, इससे डिस्कवरी हुई थी इवानोविस्की और स्टैनले के माध्यम से, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर शेप एंड साइज बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये कई रूपों में दिखाई दिया है। जैसे कि गोलाकार यानी स्फेरिकल, है ना, छड़ाकार रॉड शेप्ड, है ना, क्यूबिकल, है ना, घनाकार, बहुत सारे ये जो है स्ट्रक्चर्स इसकी दिखती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरी बात, पॉइंट की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म लेस। यहाँ वैसे तो इंडिपेंडेंट मीन्स तो होता है कि जो अपने आप अपनी समस्त क्रियाएं करता हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो चाहे कोई भी क्रिया हो, अपने आप स्वतः अपनी क्रिया करता हो। लेकिन यहाँ पे लेस लगा हुआ है, यानी कि ये अपने आप समस्त क्रियाएं
या अपने आप मेटाबॉलिज्म यानी कि अपने भोजन के पाचन की क्रिया नहीं कर पाता, क्योंकि ये एक कैसा है, इनकम्प्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसा है मित्रों, इनकम्प्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपको मैं बता दूं, इसमें मेटाबॉलिज्मिक क्रियाएं नहीं होती हैं, ठीक है। ये जिस प्राणी के अंदर रहता है उसी से ये क्या नाम है, डाइजेस्ट फूड मटेरियल्स लेता रहता है, उसी में अपनी लाइफ स्पॉन पूरा जीवन चक्र चलाता रहता है। अब बात आती है यहाँ पर अगला पॉइंट आता है इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। बहुत अच्छा पॉइंट है। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि ये किसी भी प्राणी के शरीर के अंदर जीवन पर्यंत रहता है, किसी भी प्राणी के अंदर। अगर प्लांट वायरस है तो प्लांट के अंदर, अगर क्या नाम है एनिमल वायरस है तो एनिमल के अंदर, अगर बैक्टीरियोफेज वायरस है तो बैक्टीरिया के अंदर। ये उसके अंदर रह करके अपनी समस्त क्रियाएं करता है। जैसे ही उस प्राणी की मृत्यु हो जाती है वैसे ही ये बाहर निकलकर डेड हो जाता है। ये मित्रों आपको ध्यान देना है। इसके बहुत जनरल कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर बनते हैं जाके वायरस के, क्योंकि ये सबसे अलग है। एक ये इसकी समस्त क्रियाएं सभी प्राणियों से बिल्कुल इतर है। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर आता है आर्टिफिशियल कल्चरलेस। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो वैसे तो क्या है कि जो वायरस हैं इनका आर्टिफिशियल कल्चर नहीं किया जा सकता। किसी भी वायरस को कृत्रिम माध्यम में नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि आप समझ रहे हो कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है CSIR, ICAR ऐसे जो बड़े बड़े संस्थान हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल क्या नाम है ऑर्गन एंड ऑर्गेनल सेल्स है ना, और क्या नाम है टिश्यू, इस टाइप के जो है डेवलप किए जा रहे हैं, बैक्टीरिया डेवलप किए जा रहे हैं उनको कल्चर मेथड दे करके। लेकिन आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बन पाई है जिसने वायरस को आर्टिफिशियल मेथड से बनाया हो। ये मित्रों आपको समझना है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे एंड्रयू, जिन्होंने जो है पोलियो के वायरस को, पोलियोमाइलाइटिस को मनुष्य की जीवित सेल्स में इसका कल्चर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है बात हो जाती है रिसर्च के उद्देश्य से। अगला पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पे जो है होस्ट स्पेसिफिसिटी। मित्रों होस्ट स्पेसिफिसिटी में क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे होस्ट मीन्स होता है जब कोई सूक्ष्म जीव किसी दूसरे प्राणी पर रह करके अपना जीवन यापन करता है, समस्त क्रियाएं करता है, तो जिस प्राणी पर रहकर करता है वो प्राणी होस्ट कहलाता है। और जो प्राणी उस प्राणी के ऊपर या अंदर रहता है उसको पैरासाइट कहते हैं। तो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ वायरस की जो कर रहा हूँ, यहाँ पर होस्ट स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। यानी ये यहाँ पे हो जाता है कि एक वायरस के लिए एक विशेष होस्ट होता है। ऐसा नहीं कि एक वायरस किसी भी होस्ट पे जाकर के और तमाम होस्ट पे जाकर के अपना जीवन यापन कर ले, ऐसा नहीं। एक होस्ट एक ही प्राणी पर, एक ही प्लांट्स पर अपना जीवन यापन करेगा, अपनी लाइफ स्पॉन चलाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि कोरोना का इन्फेक्शन है, कोरोना का ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही इन्फेक्शन फैल रहा है, किसी दूसरे प्राणी के ऊपर जैसे कि नहीं आपने सुना होगा, वो केवल ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही अपना इन्फेक्शन फैला रहा है। और अगला इसमें पॉइंट आता है तो होस्ट स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। मित्रों अगली बात आती है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? देखिए, चाहे मैं बैक्टीरिया की बात कर लूं या फंगल की बात कर लूं, इन सब के लिए एक विशेष प्रकार की दवाई एंटीबायोटिक बनाई हुई है, बन चुकी हैं। जैसे कि क्लोरोक्विन है ना, और भी बहुत सारी प्रकार की जो है एंटीबायोटिक्स बनाई हैं। किसी एल्गी से बनाया गया है, किसी को बैक्टीरिया से बनाया, किसी को फंगल से बनाया गया है। बहुत सारे प्रकार के जो है एंटीबायोटिक बने हैं, हैवी एंटीबायोटिक। कोई भी इन्फेक्शन होता है आप खा लीजिए और सही हो जाते हैं। लेकिन आज तक
वायरस की बीमारी के लिए कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बन पाई है। कारण कोई भी एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती है, इतना हैवी रेसिस्टेंट होता है वायरस का। इसलिए आज जो ये बीमारी कोरोना फैली हुई है, पूरी वैश्विक महामारी जो बन चुकी है, लाखों करोड़ों लोग उससे मर चुके हैं या मर रहे हैं, तो आज तक आप समझ रहे हैं कि कोई भी इसके लिए दवा नहीं बन पाई है। वर्ल्ड के नंबर 1, नंबर 2 चिकित्सा पद्धति में जो देश चल रहे हैं, इटली, स्पेन, अमेरिका, चाइना जैसे जो देश हैं, जिन्होंने कुछ नहीं आज तक कर पाया इस बीमारी के लिए। हाँ, इसके लिए अगर भविष्य में कुछ संभावनाएं हैं तो आएगी, तो वैक्सीन आएगी, कोई एंटीबायोटिक नहीं आएगी, वैक्सीन आएगी। और वो वैक्सीन क्या है कि एक विशेष प्रकार आप लेंगे तो आपके शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी क्रिएट करेगी, और एंटीबॉडी क्रिएट करेगी तो वो फिर एंटीबॉडी बाहर से आए हुए एंटीजन या किसी भी पॉइजन को रोकने में सामर्थ्यवान होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो वो वैक्सीन डेवलप होने वाली है। तो ये काफ़ी खतरनाक सूक्ष्म जीव है वायरस, ये आपको समझना है। तो ये अगला पॉइंट आता है यहाँ पर ग्रोथ। यहाँ पर देखते हैं कि ग्रोथ एंड सेल डिवीजन लेस, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है यहाँ पे, बाकी मैं समझा ही रहा हूँ आपको। आप लोग इसको देख करके यहाँ पर मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ, आप उसको ध्यान देंगे। ग्रोथ एंड सेल डिवीजन लेस, लेस शब्द लगा हुआ है, यानी ना तो इसमें कोई वृद्धि होती है, वायरस की स्ट्रक्चर में, वायरस में ना तो कोई वृद्धि होती है और ना ही इनमें सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन भी नहीं होता। उसका कारण क्योंकि कोशिका डिवीजन या कोशिका विभाजन उसी कोशिका में हो सकता है जिसमें विभाजन के लिए कंप्लीट रूप से उसके अंदर मटेरियल हो। यदि मटेरियल ही नहीं होगा तो विभाजन किसका होगा भाई? कोशिका विभाजन मतलब ये होता है कि कोशिका पहले एक प्रिपरेटरी स्टेज में आती है कि कोशिका भैया विभाजन होने के लिए तैयार है, और विभाजन होने के लिए तैयार कब होती है? जब उसके अंदर मटेरियल हो, प्रोटीन हो, फैट हो, लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, डीएनए हो, आरएनए हो, है ना, वाटर हो, बहुत सारा पदार्थ, साइटोप्लाज्म हो, सब कुछ हो, तब वो डिवीजन होने के लिए तैयार होती है। जैसा कि हम लोगों के अंदर सेल डिवीजन चलता है, प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन चलता है, और भी प्राणियों के अंदर सेल डिवीजन चलता है। ये एक सामान्य प्रोसीजर है, ठीक है ना। लेकिन वायरस के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है जिससे वो सेल डिवीजन कर सके। तो यहाँ पर ना तो इनमें ग्रोथ होती है और ना ही इनमें सेल डिवीजन होता है, लेस लगा हुआ है। इसके बाद एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल इसमें पाया जाता है। वो एक प्राणी से दूसरे प्राणी में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। उसका क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए और आरएनए का। तो फिर वो एक नया प्राणी जेनेटिक मटेरियल के आधार पर बनता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब उसके बाद आता है यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रेस्पॉन्स। क्या है इसमें यहाँ पे समझाने का या ये प्रयास किया गया है इस पॉइंट के माध्यम से कि वायरस जो है कि एक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी तो है ही। ये एक बात ध्यान रखना आपको कि वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की मध्यस्थता है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। ये तो ऐसा दुनिया में कुछ ही प्राणी ऐसे हैं जो वायरस इसमें आता है जिसमें सजीवता के भी लक्षण और निर्जीवता के भी लक्षण हो। कुछ समय वो कुछ कंडीशन में सजीव भी रह सके, कुछ कंडीशन में निर्जीव भी रह सके, वो ऐसे लक्षण इसमें मिलते हैं। जैसे कि एक वायरस का क्रिस्टल रूप होना तो एक निर्जीव लक्षण है। वायरस का किसी भी प्राणी के संपर्क में जब वायरस नहीं होता है तो वो एक निर्जीव रूप में, क्रिस्टल रूप में पड़ा रहता है, और जैसे ही उसके सजीव के संपर्क में वो आता है वैसे ही उसके अंदर प्रवेश करके समस्त क्रियाएं करने लगता है। तो ये यहां पर आप बात करेंगे कि जो सजीव और निर्जीव ये दोनों के बीच की कड़ी है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और वही मैं बात कर रहा हूं कि एनवायरमेंटल कंडीशन रेस्पॉन्स इसका कैसा रहता है। ये सजीवता का एक लक्षण है। जैसे कि
ताप में, दाब में या कोई भी कॉस्मिक रेज आती है, सनलाइट आती है, यूवी रेज या कोई भी विशेष प्रकार का रसायन, उसके प्रति ये विशेष प्रकार का एक रेस्पॉन्स देता है, विशेष प्रकार का ये रेस्पॉन्स देता है। तो यहां ये क्लियर हो जाता है मित्रों कि ये एक सजीव प्राणी है। आप अगला पॉइंट यहां देखेंगे कि इसमें ना तो इनकी संरचना में पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और ना ही इसमें फैट्स होता है और ना ही कोई एंजाइम होता है। ये बात और ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में, कहीं से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपको उसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए जिससे आप उसको सही तरीके से डिफाइन कर सकें। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है यहां पर कि द मिडिवल कैरेक्टर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए मैंने अभी आपको बताया था जस्ट इस पॉइंट के पहले कि वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसमें सजीव के भी लक्षण मिलते हैं, निर्जीव के भी लक्षण मिलते हैं। अगला पॉइंट यहां आएगा जीन लेवल पैरासिटिज्म, यानी कि ये प्राणी यानी वायरस, किसी भी प्रकार का वायरस किसी दूसरे प्राणी या होस्ट के अंदर या ऊपर जाता है, अंदर प्रवेश करता है, तो वो केवल उसका जीन जाता है, इसके बाद बाहर और कोई भी स्ट्रक्चर उसकी उसमें प्रवेश नहीं करती, केवल क्या जाता है मित्रों, जीन जाता है। तो जीन लेवल की पैरासिटिज्म होती है, इसका जीन उस पर पैरासाइट के रूप में होस्ट के ऊपर रहता है, अंदर या बाहर जो भी है उसके अंदर रहता है। और नॉट कल्चर्ड, ये मैं बता चुका हूं, आज तक आर्टिफिशियल कल्चर वायरस का नहीं हुआ है और आगे देखो क्या होता है, रिसर्च कभी बंद नहीं होती है, रिसर्च जारी है। और अगला पॉइंट हम बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और है, वैज्ञानिक थे एंड्रयू लॉफ। एंड्रयू लॉफ वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है वायरस को केवल वायरस कहा था। आपसे पूछा जा सकता है कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरस को केवल वायरस कहा है, वायरस इज ए वायरस। एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे एंड्रयू लॉफ, आपको ध्यान देना है, यहाँ साइंटिस्ट नेम या कोई डेट जो आती हैं वो अपना विशेष महत्व रखती हैं। अगली बात आती है कि इनकी जो वायरस और वायरस की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो विरियन होती है। क्या होती है मित्रों, विरियन। मैंने पहले भी बताया था, आज भी फिर भी मैं बता रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है। अगली बात आती है कि जो वायरस है, वायरस देखिए प्लांट वायरस की स्ट्रक्चर, एनिमल वायरस की स्ट्रक्चर या बैक्टीरियोफेज वायरस की स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले बीचों बीच उसके सेंट्रल पार्ट में आप देखेंगे तो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए जो भी हो। उसके बाद एक प्रोटीन की लेयर होती है। प्रोटीन की लेयर जो होती हैं, इनकी प्रोटीन की जो इकाई होती है, द यूनिट ऑफ प्रोटीन इन वायरस, इनको हम क्या बोलते हैं, आप लोग देखेंगे इनको बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं इनको, कैप्सिड। मित्रों ये ध्यान देना है, यहाँ पर जो वायरोलॉजी की जो ये लैंग्वेज आ रही है, जो वर्ड आ रहे हैं, ये एक विशेष महत्व रखते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द है कैप्सिड, जो प्रोटीन की इकाई होती है। और प्रोटीन की सब यूनिट क्या होती है, यूनिट तो होगी कैप्सिड, सब यूनिट होगी कैप्सोमियर। क्या होगी मित्रों, कैप्सोमियर। ध्यान रखना है आपको, कैप्सोमियर। कैप्सोमियर, ठीक है। ये मित्रों होती है सब यूनिट, ये हो गई सब यूनिट और ये हो गई यूनिट। ये यहां पर पॉइंट होते हैं। अब बात आती है ये कि जो ये कैप्सिड और कैप्सोमियर करती क्या है, तो आप ध्यान रखिए, ये करती है प्रोटेक्शन। क्या करती है, प्रोटेक्शन। प्रोटीन जो होती है वायरस का जो है प्रोटेक्शन देती है, उसकी सुरक्षा करती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, उसकी सुरक्षा करती है, ठीक है। और इसकी प्रोटीन को क्या बोलते हैं,
कैप्सिड इसकी यूनिट होती है प्रोटीन की, सब यूनिट कैप्सोमियर होती है। तो ये इतनी सारी बातें मैंने जो आपको बताए हैं, ये टोटल जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस थे। क्या थे मित्रों? जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस, जो काफी महत्व रखते हैं परीक्षा के हिसाब से। आप सभी जो भी बीएससी, एमएससी या जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, ये मैंने ए पार्ट के अंतर्गत आपको बताया है, जनरल ऑफ कैरेक्टर ऑफ वायरस में ए पार्ट के अंतर्गत मैंने ये बताया है, और बी में आपको मैं बी पार्ट के अंतर्गत बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ वायरस। मित्रों, वायरस जो है वैसे तो विभाजन करने के, उनको प्रकारों में बांटने के कई आधार हैं, शेप साइज के आधार पर, है ना, इन्फेक्शन के आधार पर, है ना, उनकी स्ट्रक्चर और क्या नाम है, उनके स्पेशल क्वालिटी के आधार पर, है ना, उनके बहुत सारे ऐसे टाइप्स आ जाएंगे जिनके आधार पर इनको बांटा गया है। तो यहाँ पर मैं इन्फेक्शन के आधार पर आपको बताने वाला हूँ कि जो वायरस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आप एक एक करके समझते चलिए। पहला वायरस यहाँ आएगा प्लांट वायरस। प्लांट वायरस यानी ऐसा वायरस जो पेड़ पौधों वनस्पतियों पर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं और उनमें इन्फेक्शन फैलाते हैं, उनको नष्ट करते हैं, वो वायरस प्लांट वायरस के नाम से जाने जाते हैं। मित्रों, जितने भी प्लांट वायरस हैं, उन सभी प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल की एक स्पेशलिटी होती है। जितने वायरस हैं, जितने भी, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरियोफेज हो, कोई भी हो, लेकिन यहां पर मैं प्लांट वायरस अभी बता रहा हूं। तो प्लांट वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल मित्रों होता है वो होता है आरएनए। क्या होता है? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हाँ, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, वो एक डीपली कंडीशंस आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात आती है, दूसरा जो वायरस है वो है एनिमल वायरस। मित्रों, ऐसा वायरस जो बहुत सारे जीव जंतुओं या मनुष्य पर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं और उनको नष्ट करते हैं, उनमें इन्फेक्शन फैलाते हैं, उनका भक्षण करते हैं, ऐसे वायरस एनिमल वायरस के नाम से जाने जाते हैं। तो आपसे ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, तो इनमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल मिलता है? तो मित्रों, इनमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जो रिवो वायरस या रेट्रो वायरस के रूप में जाने जाते हैं, जो एड्स जैसी बीमारियां फैलाते हैं, जो बहुत खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं, ऐसे वायरस भी इसमें मैं बताऊंगा आपको। तीसरे नंबर के आते हैं वायरस, जो आप देखेंगे तीसरे नंबर का वायरस है बैक्टीरियोफेज वायरस। यहां पर आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है मित्रों, देखेंगे समझेंगे आप कि बैक्टीरिया प्लस फेज, बैक्टीरिया प्लस फेज, फेज मीन्स होता है भक्षण करना, किसी को नष्ट करना, किसी को खत्म करना। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर रहकर उसका भक्षण करते हैं, वो वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस के रूप में जाने जाते हैं। और इसमें अब बात आती है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है कि इनमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। डीएनए या आरएनए, मतलब दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, यदि आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा। यहां पर भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस में इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल मिलता है, डीएनए, आरएनए, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों में से कोई भी एक मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, अब बात ये कर लेते हैं, ये 3 टाइप हो गए। हाँ, थोड़ा सा मैं बैक्टीरियोफेज के बारे में और बताऊंगा।
वैसे मैंने इसकी परिभाषा तो बता ही दी है, परिभाषा भी पूछी जाती है बैक्टीरियोफेज क्या है। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं वो बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाते हैं। एक क्वेश्चन, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूं कि अपने देश की सबसे पवित्र जो नदी है गंगा, गंगा नदी के पानी में आपने सुना है, हम लोगों ने भी देखा है, और लोग कहते हैं कि जो है वायरस उसमें बैक्टीरिया नहीं पड़ते हैं, कोई सूक्ष्म जीव उसमें नहीं पड़ता है। आप पानी वहाँ से भर लाएं, घर पे रख दीजिए, सालों रखा रहता है, कोई उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों? उसका मुख्य कारण मित्रों यही है कि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस मिलते हैं, और वो बैक्टीरियोफेज वायरस जो हैं वो कुल मिलाकर के बैक्टीरिया को नष्ट करते रहते हैं, और बैक्टीरिया को नष्ट करते रहेंगे और वो कुल मिलाकर के पानी स्वच्छ बना रहेगा। ये एक विशेष कारण होता है, और जो कि मैंने अभी आपको बैक्टीरियोफेज के माध्यम से बताया, गंगा का पानी कैसे साफ होता है। ये रिसर्च के दौरान पाया है, अभी 10, 15, 20 सालों के अंतर्गत जो है रिसर्च हुई है, उसके माध्यम से ये बताया गया। आप देखेंगे, अब मैं थोड़ा सा हटके इससे बताने वाला हूं, जो पिछला थोड़ा सा रह गया था। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड मतलब प्रोटीन जो वायरस में होती है उसकी इकाई, और उसकी सब इकाई या सब यूनिट वो होती है कैप्सोमियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वायरस सबसे बड़ा होता है, कौन सा वायरस सबसे छोटा होता है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है। तो इसमें हमें ये समझना है कि कैसे कोई किसी वायरस को हम बड़ा कह देते हैं, कैसे किसी वायरस को हम छोटा कह देते हैं, ये भी तो ध्यान देना है। तो अगर हम देखेंगे, एक वायरस होता है TMV, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था पिछले वीडियो में, इवानोविस्की और स्टैनले ने जिसकी डिस्कवरी की थी, टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू की पत्तियों में चितकबरापन फैलाने वाला जो वायरस है वो TMV वायरस है। वो सबसे बड़ा वायरस है प्लांट वायरस में। क्यों? क्योंकि उसमें कैप्सोमियर्स की संख्या होती है 2130। जिसमें कैप्सोमियर्स की ज्यादा संख्या होगी वो उतना ही बड़ा होगा, जिसमें छोटी होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो छोटा होता चला जाएगा, जिसमें सबसे कम होगी वो सबसे छोटा वायरस है। ये इसका एक मानक है, इसका शेप एंड साइज का निर्धारण का। तो आप देखेंगे TMV जो कैप्सोमियर है उसमें 2130 जो है कैप्सोमियर्स मिलते हैं। अब इसकी बात आती है कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो वायरस है वो आप देखेंगे होता है कॉलीफेज वायरस। पहली बात तो आप देख लीजिए कॉलीफेज का मतलब क्या है ना। तो कॉली मीन्स होता है एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है, मित्रों यहां देखेंगे आप, ई कोलाई। ई मतलब होता है इश्चीरिश्चिया। क्या होता है? इश्चीरिश्चिया, और कोलाई एक बैक्टीरिया है, इश्चीरिश्चिया कोलाई। ये आपको मैं बता दूं सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है। बाकी मैं बैक्टीरिया के बारे में जब बैक्टीरियल टॉपिक आएगा तो मैं उसमें आपको डीपली बताऊंगा आगे चल के, लेकिन यहाँ पर जो है इश्चीरिश्चिया कोलाई की बात आई तो इसलिए मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है, मनुष्य की जो आंत होती है उसमें ये बैक्टीरिया मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, भोजन को डाइजेस्ट करने में ये काफ़ी अपना भूमिका अदा करता है। तो और भी बहुत सारी रिसर्च हुई है, एक विशेष प्रकार के मैं कह सकता हूँ वाहक के रूप में इसको यूज किया गया है ना, जेनेटिकल मैटर में इसको बहुत बड़े स्तर पे यूज किया गया है। तो यहाँ पर इश्चीरिश्चिया कोलाई जो है, कोलाई प्लस फेज, यानी ऐसा वायरस जो इश्चीरिश्चिया कोलाई बैक्टीरिया पर रह करके उस पर आक्रमण कर देता है, उसको खत्म कर देता है, वो वायरस कॉलीफेज वायरस कहलाता है। मित्रों ये कॉलीफेज भी, इनके भी कई टाइप्स हैं, इनके भी कई प्रकार हैं। आप जितना किसी के बारे में डीप पढ़ते जाएंगे वहां तक उसका क्लासिफिकेशन बढ़ता जाएगा, और उसके कारण किसी भी के बारे में जब ज़्यादा क्लासिफिकेशन बढ़ रहा है उसका मेन कारण होता है उसमें पाया जाने वाला डिफरेंस। जिसमें जितना डिफरेंस होगा उतना ही वो आगे क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड क्लियर होता जाएगा। मित्रों यहां पर आप देखेंगे तो कॉलीफेज जो है, कॉलीफेज का एक फर्स्ट टॉप पार्ट है जिसका नाम है 5Y174।
5/174, ये आपको ध्यान देना, इसका नाम है 5/174 या 5/174। इसमें कितने कैप्सोमियर मिलते हैं? सबसे कम कितने? 12। मित्रों आपको ध्यान देना है, 5/174 में सबसे कम यानी 12 कैप्सोमियर्स मिलते हैं, इसलिए ये सबसे छोटा वायरस होता है। अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो फुट एंड माउथ बहुत बड़ा होता है ना, है ना। बहुत सारे टाइप के, इस टाइप के जो है वायरस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो आगे ये मैंने बहुत सारे, मैंने ये लास्ट वाला पॉइंट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। प्रोटेक्शन ऑफ वायरस कैप्सोमियर। कैप्सोमियर्स का क्या कार्य है? कैप्सोमियर का कार्य है वायरस की सुरक्षा करना। वायरस की ये प्रोटीन तो होती है, तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी सुरक्षा करना। तो मैंने आज आपको जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किए हैं, और आगे भी मैं अपने अगले वीडियो में इसी से वायरस से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं बताऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को वॉच किया। आपसे विशेष प्रार्थना, आप लोग कमेंट, शेयर, लाइक करिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।